Good evening, everyone. It's after some gap that we are meeting again to discuss a new chapter, a new theory, which we popularly called as the games theory. कुछ अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, जो भी हमारे MS M4 के स्टूडेंट्स हैं उनसे, और उसका कारण ये था कि कुछ लेक्चर मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में भी अपलोड करने थे और वो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। और अब थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने ये लेक्चर तैयार किया गेम्स थ्योरी पे। इसका कुछ बाद का हिस्सा ऑलरेडी अपलोडेड है और ये शुरुआत का हिस्सा है और इसको समझना ज़रूरी है। बहुत बेसिक आइडिया इसमें हमने दिया है गेम्स थ्योरी के ऊपर कि गेम्स थ्योरी है क्या, थोड़ा सा उससे रूबरू आप हो जाएं पहले और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा एडवांस लेवल पर चलेंगे। तो the basic purpose of today's lecture is to introduce with some of the concepts that are involved in games theory. आज का जो शुरुआती लेक्चर है इसका मेन उद्देश्य है कि आपको गेम्स थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उससे आपको रूबरू करा दें, ताकि आप आसानी से जो भी आगे हिस्सा पढ़ाएंगे थोड़ा एडवांस लेवल का वो आप समझ सकें। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको फॉलो करते रहिए। तो वंस यू फॉलो इन अ सिस्टमेटिक वे एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। बस ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो भी बताएं लेक्चर में उसको आप फॉलो कीजिएगा। इसीलिए यहाँ गेम्स थ्योरी 1 GT1 गेम्स थ्योरी 1 है और सेम 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोग अपनी तैयारी भी शुरू कर दें, क्योंकि अभी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं AKTU वगैरह में ये कहा गया 15 जुलाई के बाद से एग्ज़ाम होगा और फाइनल ईयर का जरूर ले लें। तो आप लोग भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होगा तो उसी के आसपास आपका भी शुरू हो सकता है। तो कमर कस लीजिए और पहले जैसे तैयारी की थी उसी तरह से। आज हमने बताया इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसमें बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताए हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये बताया कि 1944 में ऑस्कर मॉर्जेंस्टन और जॉन वॉन न्यूमैन लिखा, जॉन वॉन न्यूमैन, आप इस नाम से पहले भी वाकिफ हो गए, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में इनके मॉडल है। इन दोनों ने एक किताब लिखी थी थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, और उस किताब में गेम्स थ्योरी का पूरा आइडिया दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था और उसी बेसिक स्ट्रक्चर को आज हम फॉलो कर रहे हैं। जॉन वॉन न्यूमैन वैसे तो फिजिसिस्ट थे और कंप्यूटर का इन्वेंशन किया, लेकिन आप देखिए कि दखल उनका इकोनॉमिक्स में है। इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट कहते हैं चीज़ों को। और जो बात हम कई बार क्लास में आपसे कहे कि जिनको मैथ्स और फिजिक्स वगैरह आती है उनके रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है और किसी भी फील्ड में वो एक्सेल कर सकते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन उसी में से एक नाम है जिनका कंप्यूटर के आविष्कार से नाम जुड़ा हुआ है। फिजिक्स में उनको माहिरता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने बहुत काम कर रखा। वॉन न्यूमैन ग्रोथ मॉडल है और यहाँ पे गेम्स थ्योरी का स्ट्रक्चर उन्होंने बेसिकली परफॉर्म किया। इन लोगों का विजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ दे फोरसी एंड द रिजल्ट एंड देन दे डेवलप द थ्योरी अकॉर्डिंगली। गेम्स थ्योरी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ दिए हुए हैं कि 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, एक यहाँ पे दिया हुआ, 2 अगली स्लाइड में है। पहला ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं और कई बार ये एज्यूम करते हैं कि producer behaves in a rational way, consumer behaves in a rational way, या इकोनॉमिक एजेंट्स बिहेव इन अ रैशनल वे। लेकिन रैशनैलिटी है क्या? व्हाट इज रैशनैलिटी? कई बार इस स्ट्रक्चर को रैशनैलिटी शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई अपने बचाव में गोली चलाता है और दूसरा आदमी मर जाता है तो उसका बिहेवियर रैशनल है कि नहीं?
तो कई बार हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स बिहेव इन ए रैशनल वे, लेकिन रैशनैलिटी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है। और यहाँ वॉन न्यूमैन ने पहला ऑब्जेक्टिव ये रखा गेम थ्योरी का, टू फाइंड या डेवलप mathematically complete principles that defines the rational behavior of a player in a social economy. कि मैथमेटिकली कंप्लीट प्रिंसिपल्स को डिटरमिन करना है जो किसी भी प्लेयर के, किसी भी खिलाड़ी के रैशनल बिहेवियर को डिफाइन कर सके एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में। सामाजिक या सोशल इकोनॉमी का अर्थ है कि वेयर डिसीजन ऑफ वन प्लेयर अफेक्ट द डिसीजन ऑफ एन अदर प्लेयर, या दूसरे शब्दों में जो खिलाड़ियों के निर्णय हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। द डिसीजन ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स अफेक्ट ईच अदर, वो सोशल इकोनॉमी का मतलब। तो टू फाइंड मैथमेटिकली कंप्लीट प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस द रैशनल बिहेवियर ऑफ ए प्लेयर इन ए सोशल इकोनॉमी, ध्यान से सुनिएगा, मैथमेटिकली कंप्लीट प्रिंसिपल्स जो रैशनल बिहेवियर को डिफाइन कर सके एक सोशल इकोनॉमी। कई बार इस पर चिंतन किया जाता है कि राम जी ने बाली को छिप के मारा, अब वो बिहेवियर सही है या नहीं है, और उसके लिए मैथमेटिकली कंप्लीट प्रिंसिपल डिराइव कर दिए गेम थ्योरी में जॉन वॉन न्यूमैन ने। बहुत बड़ी बात है भाई, रैशनल बिहेवियर को मैथमेटिकल आधार प्रोवाइड करना कोई छोटे इकोनॉमिस्ट का काम नहीं हो सकता, ये मेरा मतलब है। और इसीलिए बार बार कह रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गेम थ्योरी का, टू फाइंड मैथमेटिकली कंप्लीट प्रिंसिपल दैट डिफाइंस रैशनल बिहेवियर ऑफ ए प्लेयर इन ए सोशल इकोनॉमी। कि मैथमेटिकली कंप्लीट प्रिंसिपल्स निकालना जो प्लेयर के रैशनल बिहेवियर को डिफाइन कर सके एक ऐसी सामाजिक अर्थव्यवस्था में जहां एक निर्णय प्लेयर का दूसरे प्लेयर को प्रभावित करे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे टू डिराइव जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट बिहेवियर, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, टू डिराइव जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट बिहेवियर, यानी वो जो रैशनल बिहेवियर है जिसके लिए मैथमेटिकली कंप्लीट प्रिंसिपल निकाले गए हैं उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव कर सकें, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट बिहेवियर। उस बिहेवियर की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है कि अगर एक प्लेयर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है तो दूसरे प्लेयर भी क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, या एक प्लेयर दूसरे ऐसी स्ट्रेटेजी चुनता है जो दूसरे को हर्ट करे तो दूसरा प्लेयर कैसी स्ट्रेटेजी चुनेगा। तो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है अबाउट द रैशनल बिहेवियर ऑफ प्लेयर इन डिफरेंट सिचुएशंस, उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव करना। और तीसरा, टू डिराइव इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन फ्रॉम द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल बिहेवियर, कि जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं रैशनल बिहेवियर के उसके आधार पे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालना। तो तीन बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, पहला मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स डिराइव करना जो रैशनल बिहेवियर को डिफाइन कर सके, दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट रैशनल बिहेवियर, और तीसरा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालना उन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के आधार पे जो रैशनल बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। तो तीन बड़े ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पे, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को आगे हम एनालाइज करेंगे एक एक करके। उससे पहले हम लोग गेम थ्योरी की बेसिक टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द गेम थ्योरी? और यहाँ लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी यूज्ड रिजेंबल्स टू वन यूज्ड इन गेम्स ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड गेम्स थ्योरी।
कि जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है वो किसी भी खेल में प्राय यूज की जाती है, और इसीलिए इसका नाम खेल सिद्धांत या क्रीड़ा सिद्धांत या गेम थ्योरी इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा कंसेप्ट जो पहला कंसेप्ट है गेम थ्योरी का, पहला कंसेप्ट है वो है प्लेयर्स का। कि प्लेयर से क्या अर्थ है? प्लेयर्स का अर्थ यहाँ पे फर्म से है जो मार्केट में प्रोडक्शन कर रही हैं। तो प्लेयर्स यार सिग्निफाई फर्म्स, यानी जब हम शब्द खिलाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं या खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका अर्थ फर्मों से है, विभिन्न फर्में जो उत्पादन कर रहे हैं। अगर n फर्म्स हैं तो हम ये कहेंगे n प्लेयर्स हैं। 2 फर्म्स हैं तो 2 प्लेयर है, यानी डुओपोली मार्केट सिचुएशन हो गई। इट इज अ डुओपोली मार्केट सिचुएशन। इसके बाद स्ट्रेटजीज पे आई है। स्ट्रेटजीज क्या है? स्ट्रेटजीज को हिंदी में युक्तियां कहते हैं। युक्तियां, स्ट्रेटजीज मीन्स एक्शन दैट अ फर्म टेक्स अगेंस्ट द राइवल प्लेयर। स्ट्रेटजीज का अर्थ है कि एक फर्म जो निर्णय लेती है, एक्शन लेती है राइवल प्लेयर के अगेंस्ट में through any particular variable which can be price or non-price variable. If any firms take any decision, any action against a firm, against the rival player through any particular variable price or non-price, then it is called a strategy. तो स्ट्रेटजी युक्ति, या जो युक्तियां आप भी बनाते हैं कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो उसकी युक्ति क्या होगी? What will be the strategy of getting good marks? और एक ही स्ट्रेटजी है, एक ही फील्ड अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वर्क हार्ड एंड हार्ड। देयर इज नो शॉर्टकट एक्सेप्ट हार्ड वर्क। लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से पढ़िए, मार्क्स अच्छे आएंगे अपने। तो स्ट्रेटजीज मीन्स द एक्शन दैट अ फर्म टेक्स अगेंस्ट द राइवल प्लेयर थ्रू एनी पर्टिकुलर वेरिएबल विच कैन बी प्राइस और नॉन प्राइस वेरिएबल। स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे प्राइस वेरिएबल तो आसान है, मूल्यों में आप जो परिवर्तन करें, कभी कम करें और कितना कम करें, ये सब चीजें हैं प्राइस वेरिएबल। नॉन प्राइस में यहाँ लिया हुआ जैसे टेट्रा लेयर पैकेजिंग है, आपने क्या बताया, कलर कंटेंट है, और कलर में भी आप बहुत सी चीजें ले सकते हैं कि आप ग्लॉसी शाइनिंग कलर चाहते हैं या सिंपल प्लेन कलर चाहते हैं। तो कलर कंटेंट पैकेजिंग का कैसा है उस पर भी आप देख सकते हैं। और बहुत सारी नॉन प्राइस स्ट्रेटजीज हैं और प्राइस स्ट्रेटजीज हैं जिसके माध्यम से कोई भी खिलाड़ी किसी युक्ति को या किसी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करता है कि हम ये स्ट्रेटजी चलेंगे। क्वालिटी चेंज है, तो बहुत सारी चीजें हैं, क्वालिटी डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तमाम तरह की स्ट्रेटजीज हैं। अगर हम स्ट्रेटजीज को क्लासिफाई करना चाहें तो एक लंबी लिस्ट स्ट्रेटजीज की तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे सी पॉइंट है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। तो 2 तरह की स्ट्रेटजीज है, एक प्योर स्ट्रेटजी और एक मिक्स स्ट्रेटजी। सबसे पहला प्योर स्ट्रेटजी। इफ ए फर्म यूजेस एनी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी टू ऑप्टिमाइज द रिजल्ट देन इट इज कॉल्ड प्योर स्ट्रेटजी। यानी अगर फर्म कोई एक युक्ति विशेष चलती है और उसी से अपने रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करती है तो वो प्योर स्ट्रेटजी कहलाती है, विशुद्ध युक्ति कहलाती है। यानी अगर आप इंडियन इकोनॉमी को लें तो 1985 के पहले तक तमाम कंपनी जो थी एक विशुद्ध युक्ति या प्योर स्ट्रेटजी यूज करती थी। जैसे सर्फ का एग्जांपल ही ले लें, मैंने बताया कि सर्फ जो है एक स्टैंडर्ड उस समय प्रोडक्ट माना जाता था वॉशिंग पाउडर में, और एक गत्ते के डिब्बे में वो उस समय आया करता था
और आप किसी को भेज दीजिए, ज़्यादा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन था नहीं, वो सर्फ का डिब्बा ले आया और अपना कपड़े वपड़े धो लिए लाके। लेकिन 85 के बाद से सर्फ ने भी अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज किया, और जो प्योर स्ट्रेटजी का कंसेप्ट था कि एक स्टैंडर्ड वॉशिंग पाउडर बनाएं और उसको गत्ते के डिब्बे में डाल के बेच दें, वो चीज़ें खत्म होने लगी। निरमा वॉशिंग पाउडर ने सर्फ को चैलेंज किया है, और फिर धीरे धीरे कंपनीज ने अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज किया। तो प्योर स्ट्रेटजी का मतलब है यू फॉलो अ यूनिक स्ट्रेटजी, अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, द स्ट्रेटजी विच यू डोंट चेंज, विच फ्रॉम विच यू डोंट डेविएट, दैट इज कॉल्ड अ प्योर स्ट्रेटजी। लेकिन 1985 के बाद से मैंने बताया, जब निरमा ने सर्फ को मजबूर किया और उन्होंने एक बहुत मेगा एडवर्टीजमेंट टेलीविजन के ऊपर और रेडियो और ट्रांजिस्टर्स पर डाला। उसमें वो ऐड था, एक मिडिल इनकम ग्रुप की लेडी को उसमें दिखाया गया है, ललिता जी उनका नाम, और वो कहती हैं कि सर्फ की खरीदारी में है समझदारी। ये वन लाइन ऐड था कि सर्फ की खरीदारी में ही है समझदारी। तो 1985 में सर्फ वॉशिंग पाउडर जो है, जब उसको लगा कि उसकी मार्केट जा रही है, तो केवल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही नहीं, उन्होंने एडवर्टीजमेंट का भी सहारा दिया। इसको हम मिक्सिंग ऑफ द स्ट्रेटजीज कहते हैं। मिक्सिंग ऑफ द स्ट्रेटजी कि एक स्ट्रेटजी नहीं है कि हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के बेच दें। कभी वो एडवर्टीजमेंट का सहारा ले रहे हैं, कभी वो पैकेजिंग चेंज कर रहे हैं, कभी वो क्वालिटी को थोड़ा वेरी कर रहे हैं। तो जब कंपनीज स्ट्रेटजीज को मिक्स करती है, यानी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से का सहारा नहीं लेती है, इट मिक्सेस ऑफ द स्ट्रेटजीज, then it is called a mixed strategy game or mixed strategy. तो मिक्स और प्योर स्ट्रेटजी में अंतर है। प्योर स्ट्रेटजी में एक यूनिक स्ट्रेटजी वो चलती है, और मिक्स स्ट्रेटजीज में वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को मिक्स करती है। अब यहाँ पे पे ऑफ्स हैं। पे ऑफ मीन्स रिटर्न्स दैट एक्रू टू ए फर्म बाय यूजिंग प्योर और मिक्स्ड स्ट्रेटजी। पे ऑफ्स का मतलब है कोई भी युक्ति प्रयोग करने से आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, उसको पे ऑफ्स कहते हैं। पे ऑफ्स का मतलब है द रिटर्न्स दैट एक्रू टू ए फर्म बाय यूजिंग अ प्योर और मिक्स्ड स्ट्रेटजीज, कि प्योर और मिक्स्ड स्ट्रेटजीज को यूज करने से क्या रिटर्न आपको मिल रहा है, उसको हम पे ऑफ्स कहते हैं। अब यहाँ नीचे लिखा, दीज रिटर्न्स कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। पहला है फर्म्स में गेट पे ऑफ्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर की, अगर आप ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं और रिटर्न्स को मार्केट शेयर से मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो पे ऑफ मार्केट शेयर, पे ऑफ जो है इट इंडिकेट्स मार्केट शेयर। अगर आप प्रॉफिट और लॉस से उसे मेजर करना चाह रहे हैं, तो पे ऑफ इंडिकेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब ये देखना पड़ेगा आप उसका क्या फॉर्म सेलेक्ट करना चाहते हैं, या प्लेयर किस फॉर्म में पे ऑफ मेजर कर रहे हैं, मार्केट शेयर के टर्म्स में, प्रॉफिट या लॉस के टर्म्स में, या टोटल सेल्स के टर्म्स में। तो इट डिपेंड्स अपॉन a particular player in which form they are going to evaluate the payoffs, कि किस फॉर्म में वो पे ऑफ्स को इवेल्युएट कर रहा है, मार्केट शेयर के फॉर्म में, प्रॉफिट लॉस के फॉर्म में, टोटल सेल्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में वो एनालाइज कर रहा है। अब यहाँ पे तीसरा शब्द है गेम। कई बार बहुत सिंपल टर्म है गेम, लेकिन यहाँ पे गेम कनोट्स अ वेरी वाइड सेंस, कि जो खेल है या जो क्रीड़ा है वो बहुत एक वाइड सेंस में यूज की गई है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, ऑल स्ट्रेटजीज एंड पे ऑफ्स, यानी गेम में तीनों चीजें शामिल हैं, सारे जो खिलाड़ी हैं वो, सारी युक्तियां वो, और जो पे ऑफ्स एक्रू हो रहे हैं प्लेयर्स को वो। तो गेम कनोट्स अ वेरी वाइड सेंस, बहुत विस्तृत क्षेत्र है गेम का।
It consists of all players, all strategies and payoffs that accrue to players using different strategies. Types of games. Games are classified in two parts. दो parts में से हम classify करते हैं. एक है constant sum game. In constant sum game, some of the payoffs that accrue to players remain constant, irrespective of its distribution among players. The constant sum game यानी टाइप्स ऑफ गेम दो तरह के हैं. कांस्टेंट सम गेम. कांस्टेंट सम गेम में सम ऑफ द पेऑफ्स दैट एक्रू टू प्लेयर्स रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेऑफ्स अमंग प्लेयर्स. कि जो प्लेयर्स के बीच में पेऑफ्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज कर सकता है, लेकिन उनका सम सेम रहेगा. ऐसे मान लीजिए कि एक अल्फा 1 स्ट्रेटजी प्लेयर 1 यूज कर रहा है, बीटा 1 प्लेयर 2 यूज कर रहा है. तो अल्फा 1 बीटा 1 से मान लीजिए प्लेयर ए को 15 यूनिट्स का पे ऑफ मिल रहा और प्लेयर 2 को 5 यूनिट्स का पे ऑफ मिल रहा. तो इनका सम 20 है. 15 और 5 20. अब मान लीजिए दूसरा स्ट्रेटजी प्लेयर 2 चलता है अल्फा 2 और वो बीटा 2 चलता है. यहाँ पे उसको प्लेयर ए को मान लीजिए 12 यूनिट मिल रहा और प्लेयर बी को 8 यूनिट. इनका सम फिक्स रहेगा 12 8 20. तो कांस्टेंट सम गेम में सम कांस्टेंट रहता है, यानी दोनों का जो जोड़ है पे ऑफ्स का वो फिक्स है, चेंज नहीं करेगा. ये मतलब है कांस्टेंट सम. डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकता है. अलग अलग स्ट्रेटजीज से दोनों प्लेयर्स को अलग अलग पे ऑफ मिल सकता है. तो in constant sum game, some of the payoffs remain constant irrespective of the distribution among players. कि प्लेयर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है. इसीलिए यहाँ दूसरे पैरा में लिखा है इन कांस्टेंट सम गेम पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट प्लेयर इज गिवन. जो प्लेयर है उसकी मैट्रिक्स दी है और टोटल सम दिया है. जैसे मैंने बताया टोटल सम 20 है. अब ए को अलग अलग स्ट्रेटजी से अलग अलग पे ऑफ मिल रहे हैं, तो बी का आप उससे निकाल लीजिए. जैसे ए को हमने बताया 15 मिल रहा है तो 20 में से 15 घटा दीजिए 5. दूसरे से 12 मिल रहा है, 20 में से 12 घटा दीजिए 8. तो प्लेयर बी की मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं, ए की मैट्रिक्स काम चल जाएगा. यानी किसी एक प्लेयर की मैट्रिक्स से काम चल जाएगा, दूसरे की आप निकाल सकते हैं. ज्यादातर ए की दी हुई है, बी की आप निकाल लीजिए. तो payoff of matrix of player is given along with total sum of the payoffs that accrue to players. On this basis one can derive the payoffs of the second player. दूसरे प्लेयर का payoff derive कर सकते हैं. ये कांस्टेंट समझिए. अब यहाँ दिया इफ AIJs, यानी यहाँ पे AIJ का मतलब है ये A के payoffs है. ऐसा हमने प्लूरल सेंस में लगाया, उसका और कोई अर्थ नहीं. AIJ मतलब है A11, यानी A11 जो है जब A अल्फा 1, ये A की स्ट्रेटजीज है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. B की स्ट्रेटजीज ऊपर दी है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3. ये जो पे ऑफ्स है ये A के दिए हुए हैं. A11 यानी जब A अल्फा 1 चल रहा है और B बीटा 1 तो A को A11 मिलेगा. जब A अल्फा 1 चल रहा है B बीटा 2 चल रहा है तो A को A12. ये सारे पे ऑफ्स किसके हैं? एक प्लेयर के, A के. B के कैसे निकलेंगे आपको बताया हमने. जो भी सम है सम में से इसको घटा दीजिए. क्लियर हुआ? तो कांस्टेंट सम गेम में केवल प्लेयर A के पे ऑफ्स दिए हैं, B के निकाल सकते हैं क्योंकि सम दिया होगा. स्ट्रेटजीज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ए की हैं जो वर्टिकली दी हुई. बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 हॉरिजॉन्टली दी हैं, ये बी की. तो ए अल्फा 1 चलेगा, बी बीटा 1 तो A11 जो है ये पे ऑफ्स है, रिटर्न्स जो ए को मिल रहे हैं.
A22 A अल्फा 2 चल रहा, B बीटा 2 चल रहा, ये A के पे ऑफ है, ध्यान रखिएगा। और B का निकाल सकते हैं, सम में से माइनस कर दिया हुआ है। If V is the total sum of payoffs, then payoffs of player 2 can be derived B11 V minus A11, B12 V minus A12। सारे पे ऑफ्स आप निकाल सकते हैं क्योंकि सम फिक्स है, कांस्टेंट है। क्लियर हुआ प्रशांत जी, कुछ समझ में आ रहा है? अनुश्री, बहुत दिन से ना कोई बात हुई है ना फोन इन्होंने किया, लेकिन अनुश्री का माइंड शार्प है, समझ जाएंगे। स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट सम गेम इज जीरो सम गेम। एक स्पेशल केस है कांस्टेंट सम गेम का, वो है जीरो सम गेम। यानी जीरो सम गेम अलग नहीं है, ये एक स्पेशल केस है कांस्टेंट सम गेम का। यहाँ सम ऑफ पे ऑफ इज ऑलवेज जीरो, यानी प्लेयर को जो गेम्स का सम है, पे ऑफ का सम है, वो जीरो है। यानी अगर ए को 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो बी को 5 यूनिट का लॉस, तो 5 + 5 मतलब माइनस, उसको लॉस हो रहा, 5 - 5 0। तो अगर बी को 5 यूनिट का फायदा है तो ए को 5 यूनिट का लॉस है। तो जीरो सम गेम इज अ स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट सम गेम, अलग खेल नहीं है कोई। बस स्पेशल केस इसलिए है कि यहाँ पे सम ऑलवेज रिमेन जीरो। आपने कम मेहनत की, दूसरे ने उतनी ज्यादा मेहनत कर ली, आपको मार्क्स का नुकसान हुआ, उसको उतना मार्क्स का फायदा होगा। जीरो सम गेम। लगा दीजिए सारी ताकत पढ़ाई में, 4 गोल्ड मेडल का मामला है। वही बात है ना, होते नहीं है फैसले सब सिक्का उछाल के, ये पढ़ाई का मामला है, जरा देखभाल के भाई, तो बड़ा देखभाल के पढ़िएगा। 4 गोल्ड मेडल दांव पे लगे हैं आप लोगों के लिए, जितने टॉपर्स हैं, और ताकत झोंक दीजिए पूरी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो गेन ऑफ वन प्लेयर इज द लॉस ऑफ अनदर प्लेयर, जीरो सम गेम। और ये स्पेशल केस है कांस्टेंट सम गेम। अब 2 तरह के खेल बताए थे, कांस्टेंट सम और उसका स्पेशल केस जीरो सम। अब दूसरा गेम है वेरिएबल सम गेम। वेरिएबल सम गेम क्या है? सम ऑफ द पे ऑफ्स एक्रूइंग टू द प्लेयर्स वेरीज विद स्ट्रेटजी। यानी जैसे जैसे आप स्ट्रेटजी वेरी करेंगे, उनका सम वेरी कर सकता है, फिक्स नहीं है। वेरिएबल सम, सम ऑफ द पे ऑफ वेरीज विद वेरिएशन इन स्ट्रेटजीज। देखिए याद करना कितना आसान है, सम ऑफ द पे ऑफ वेरीज विद वेरिएशन इन स्ट्रेटजीज, क्या बात है। हम याद नहीं करते हैं, समझ लेते हैं और बोल देते हैं आपके आगे, मत सोचेगा सर याद करके बोल। तो सम ऑफ द पे ऑफ वेरीज विद वेरिएशन इन स्ट्रेटजी। तो यहाँ सम फिक्स नहीं है, और सम फिक्स नहीं है इसलिए दोनों के पे ऑफ्स यहाँ देने हैं, एक का देने से काम नहीं चलेगा। 2 प्लेयर हैं ए बी, तो ए का भी देना, बी का भी देना। ए की स्ट्रेटजीज वर्टिकली दी हुई है, अल्फा 1 अल्फा 2। अरे भैया लिख के पढ़िएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। बी की स्ट्रेटजीज कैसे लिखनी है देख लीजिए, बीटा 1 बीटा 2। पहला पे ऑफ ए का A11 ए का कॉमा लगा है, कॉमा B11, यानी जब ए अल्फा 1 चलेगा बी बीटा 1, तो ए को A11 मिल रहा है और बी को B11 मिल रहा है। अब इनका सम हो सकता 9 हो। अब ए अल्फा 1 चले बी बीटा 2, तो ए को A12 मिले और बी को B12। इनका सम जरूरी नहीं है 9 हो, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। इसलिए पे ऑफ दोनों के दिए हैं, पहला पे ऑफ ए का कॉमा लगने के बाद दूसरा पे ऑफ बी का। अब देखिए
ए अल्फा 2 चले, बी बीटा 1, तो A21 किसको मिलेगा? ए को, B21 बी को। इनका सम 9 नहीं है, अलग हो सकता है। सम मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा हर केस में, किसी केस में सेम भी आ सकता है बट कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए दोनों के पे ऑफ देने हैं यहाँ पे। कांस्टेंट सम की तरह नहीं कि ए के दे दिए बी के निकाल दिए, ये वेरिएबल सब। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपसे चर्चा की अभी हमने, और बड़ा ध्यान से पढ़िएगा ये बेसिक कंसेप्ट्स को, और इसके बाद फिर हम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन पे चलेंगे, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कैसे। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, किताबें हमने दी हैं, ये बड़ी कठिन किताबें हैं, मैं ये नहीं कहता आसान है। मैंने इन किताबों से पढ़ के ही सीखा है, और गेम्स थ्योरी को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके आगे रखा है। जो इसका मैथमेटिकल कंटेंट है उसको मिनिमाइज कर दिया है, और एग्जाम्पल्स का सहारा लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि जो बेसिक आइडिया गेम्स थ्योरी का वो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको आगे और पढ़ने की जरूरत है तो आप फिर हायर मैथमेटिक्स पढ़ के उसको आप समझ सकते हैं। तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन गेम्स थ्योरी इन ए सिंप्लीफाइड वे बाय वे ऑफ एग्जांपल्स। उसी चीज को आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल कंटेंट बहुत रिगरस है। चाहे मास्कोलल, विंस्टन ग्रीन की किताब है, मास्कोलल से हम लोग मिल भी चुके हैं एक दो कॉन्फ्रेंसेस में, और किताब बहुत अच्छी है। कई लोग सोचेंगे कि शायद सर ने ऐसे ही बता दी, लेकिन बहुत डिफिकल्ट बुक है, ये हम कह दें आसान है ऐसा नहीं। और डेविड क्रेफ्स की किताब भी बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि कई कई जगह पे वो भी मैथमेटिक्स में काफी इन्वॉल्व हो गए। क्रेफ्स की किताब बनर्जी साहब ने हमें दी थी, और वो भी मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे जानकार थे। मास्कोलल की किताब बड़ा ढूंढ के हम लाए थे, लेकिन क्योंकि मास्कोलल से हमारा पर्सनल इंटरेक्शन रहा काफी टाइम, वो भी बहुत जानकार है इकोनॉमिक्स में, और मैथमेटिक्स उनकी बहुत अच्छी है, और वो किताब आप पढ़ेंगे तो कई बार आपको लगेगा वाकई ये बहुत डिफिकल्ट बुक है, लेकिन उन्हीं में से पढ़ के मैंने इसकी जिस्ट तैयार की है, एग्जाम्पल्स का सहारा लिया है, ताकि उन कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन कर सकें। मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए कई जगह मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, ध्यान से सुनिएगा, इन कंसेप्ट्स को पढ़िएगा, और तैयारी अपनी करनी शुरू कर दीजिए। एक फाइनल क्लास है आपकी, और इसके बाद जो रेगुलर पढ़ाई है जो आपने बचपन से शुरू की, नर्सरी या प्री नर्सरी लेवल से, और उस रेगुलर क्लास का ये कहें कि एक फाइनल ईयर है, या ये कह सकते हैं कि एक फाइनल सेमेस्टर है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा रेगुलर क्लासेस आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, कोई लोग नौकरी में चले जाएंगे, कोई कहीं चला जाएगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि ध्यान से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि अगर आप मार्क्स अच्छे लाते हैं तो हमारी भी खुशी उतनी ही बढ़ती है, हमारी खुशी उतनी बढ़ जाती है। तो गुड लक, गुड बाय, गुड विशेस टू यू ऑल।